हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लासों के अंदर हम विभ्रम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने जस्ट इससे पूर्व वाली क्लास में विभ्रम के स्रोतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मैंने बताया था पूर्व क्लास में कि विभ्रम के जो स्रोत हैं, स्रोतों को चार भागों में बांटा गया था। कितना बांटा? चार भागों में। पहला था मूल विभ्रम, दूसरा हमारा बताया गया था अपर्याप्त विभ्रम, तीसरा हमारा प्रहस्तर विभ्रम और चौथा था हमारा निर्वचन संबंधी विभ्रम। ये चार प्रकार के विभ्रम बताए गए थे, जिसमें प्रथम जो विभ्रम था हमारा मूल विभ्रम। मूल विभ्रमों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर चुके थे। किस प्रकार से इसे पहचाना जाए, किस प्रकार से हम इसको दूर कर सकते हैं, इसके कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम जो विभ्रमों के स्रोतों के जो तीन स्रोत बताए गए हैं, उन तीनों स्रोतों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डालिए सभी विद्यार्थी, वही छठा अध्याय चल रहा है हमारा। हेडिंग डाल लीजिए विभ्रम के स्रोत। ठीक है बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए विद्यार्थी विभ्रम के स्रोत। तो विभ्रम के कौन कौन स्रोत है, ये अपने तालिका के माध्यम से समझा देता हूं आपको। विभ्रम के चार प्रकार के स्रोत बताए गए थे। चार स्रोत हैं इसके। कौन कौन से हैं बच्चों? प्रथम जो स्रोत बताया गया था वह तुम्हारा था मूल विभ्रम। क्या है बच्चों? प्रथम स्रोत हमारा मूल विभ्रम, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है। दूसरा विभ्रम बताया गया था हमारा, कौन सा दूसरा बच्चों? अपर्याप्त विभ्रम। अपर्याप्त विभ्रम। तीसरा विभ्रम जो बताया गया था वह हमारा था प्रहस्तर विभ्रम। और चौथा जो विभ्रम बताया था निर्वचन संबंधी विभ्रम। कौन सा बच्चों? निर्वचन संबंधी विभ्रम। प्रथम विभ्रम के बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन कर चुके थे। दूसरे विभ्रम जो हमारा अपर्याप्त विभ्रम, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी प्राप्त करने से पहले आप सबको बता दूं, मैं हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, कुछ जानने का प्रयास अवश्य कीजिए। कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो कुछ भी जो आपको जानना हो, स्वतः जानकारी। ठीक है, चलते हमारे बिंदु के ऊपर। विभ्रम के स्रोतों में दूसरा हमारा बिंदु बताया गया अपर्याप्त विभ्रम। हेडिंग डाल से विद्यार्थी सेकंड नंबर, अपर्याप्त विभ्रम। अपर्याप्त विभ्रम क्या है, एक सामान्य जानकारी के माध्यम से समझेंगे हम ऐसे कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर कभी कभी जो हमारे पास आंकड़े होते हैं, सूचनाएं जो होती है, इतनी छोटी सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत हमारे सामने हो जाती है, जिससे हम पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते और विभ्रम होने की संभावनाएं बनी हुई रहती है। या छोटी प्रश्नावली होने के बाद कभी कभी छोटी प्रश्नावली हो जाती है, छोटी प्रश्नावली होने पर भी हमें जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाती है और वहां पर ही विभ्रम या त्रुटियां या गलतियां होने की संभावना या अशुद्धियां होने की संभावनाएं बनी हुई रहती है। तो देखिए सामान्य जानकारी इसके बारे में क्या बता रखा है। यह विभ्रम निर्देशन प्रणाली में डायरेक्शन प्रदान करना कहने के तौर पे यह विभ्रम निर्देशन प्रणाली में प्रयोग के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रयोग के कारण उत्पन्न होते हैं। निर्देशन प्रणाली कहने का तात्पर्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा। निर्देशन प्रणाली से क्या तात्पर्य है कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा जब प्रेरणकों को सूचना एकत्र करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, तो उस समय जब वो प्रेरणा सूचनाएं प्राप्त करते हैं, तो उस समय जिस प्रकार की समस्याएं यहाँ उनके द्वारा जब संपूर्ण सूचना एकत्र करने के बाद सूचना को प्रेषित किया जाता है, तो उस समय जो समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है, वे विभ्रम या वे त्रुटियां अपर्याप्त, केवल वो प्रगणक के द्वारा संपूर्ण रूप से सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पाते, प्रगणक अधूरी सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जिसके कारण हमारे पास विभ्रम उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी हुई रहती है।
और कभी कभी क्या होता है, हमारा जो सैंपल होता है बहुत छोटा होता है, तो ये कभी कभी तथा कभी कभी न्याय दर से तात्पर्य सैंपल से बच्चों, कभी कभी न्याय दर से इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, कभी न्याय दर से इतना छोटा हो जाता है जिसे परिणामों में अशुद्धि होने की संभावना बनी हुई रहती, इतना छोटा होता है कि समग्र का संपूर्ण प्रतिनिधित्व, समग्र का संपूर्ण प्रतिनिधित्व भी नहीं कर पाता है। यानी कभी कभी न्याय दर हमारा सैंपल इतना छोटा हो जाता है कि संपूर्ण इकाइयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है और हमारे सामने वे विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमारे पास क्या है, कभी इसलिए हमें जो सूचनाएं हैं पूर्ण रूप से एकत्र करनी चाहिए ताकि हमें किसी तरह समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और इसलिए विभ्रमों को कम करने के लिए, विभ्रमों को कम करने के लिए, इसलिए विभ्रमों को कम करने के लिए प्रतिदर्श के आकार में क्या करनी चाहिए बच्चों, प्रतिदर्शों के आकार में हमें वृद्धि करनी चाहिए, प्रतिदर्श के आकार में वृद्धि करनी चाहिए। इसमें प्रमुख विद्वान भी रहे हैं बॉडीगढ़ ने अपर्याप्त विभ्रम के बारे में उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि कई बार समझ लीजिए, बॉडीगढ़ ने एक डॉक्टर से संबंधित अध्ययन किया था। प्रोफेसर बॉडीगढ़ के अनुसार, बॉडीगढ़ ने एक बात बताई, इन्होंने जो अध्ययन किया था दो डॉक्टरों के ऊपर किया था, दो चिकित्सक के ऊपर। कहने का तात्पर्य, दो चिकित्सकों ने दो टीकों का निर्माण किया, दो टीकों का निर्माण किया। इसमें दो व्यक्तियों को टीके लगाए गए, यदि जिसमें टीका लगाया टाइफाइड की जान किसी ने बच्चों टाइफाइड मुक्त करना था हमको, टाइफाइड मुक्त करने के लिए एक पे टीके लगाए गए, दूसरे पे टीके नहीं लगाए गए। तो कहने का दो टीकों का निर्माण कर लिया, नहीं लगाना, दो व्यक्तियों पर एक व्यक्ति को टीका लगा दिया गया, दूसरे व्यक्ति को नहीं लगाया गया। उसके बाद बॉडीगढ़ ने बात बताई कि अंत में दोनों चिकित्सकों ने परिणाम निकाला कि एक चिकित्सक ने तो ये कहा, प्रथम चिकित्सक ने ये कहा कि टीके नहीं लगवाने, 1/2 व्यक्तियों के टाइफाइड हो गया। और दूसरे वाले ने क्या कहा, दूसरे वाले ने कहा कि साहब ये गलत है, 1/2 के नहीं, 1/2 के तो है, लेकिन यहां पर इस व्यक्ति ने केवल 2 व्यक्तियों का अध्ययन किया था, 2 व्यक्तियों के अध्ययन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर परिणाम, वो चीज गलत हो गई। और इसने व्यक्ति ने, दूसरे डॉक्टर ने 1000 व्यक्तियों पर अध्ययन किया था, 1000 व्यक्तियों के अध्ययन के आधार पर परिणाम। तो सही परिणाम किस डॉक्टर के द्वारा व्यक्त होगा, जिस डॉक्टर ने 1000 व्यक्तियों पर ऊपर अध्ययन किया था, उस डॉक्टर के द्वारा प्रस्तुत किए गए परिणाम सही माने जाएंगे, वहां पर विभ्रम होने की संभावना बहुत कम रहेगी।
तो कहने का तात्पर्य यही है, दूसरे चिकित्सक के द्वारा जो जांच की गई है उसने 1/2 कहा, उसने 1/2 किसके आधार पर कहा है बच्चों? उसने 1/1000 व्यक्तियों के आधार पर 500 व्यक्तियों को टाइफाइड नहीं हुआ टीका लगने से, और उसने कहते हैं कि प्रत्येक 2 व्यक्ति को टाइफाइड हो रहा है इसलिए, लेकिन इसने केवल 2 व्यक्तियों का अध्ययन के आधार पर कहा, तो यहाँ पर गलती होने की संभावना रहेगी प्रथम चिकित्सक के द्वारा, और दूसरे चिकित्सक के द्वारा जो परिणाम प्रस्तुत किए जाएंगे उसमें गलती होने की संभावनाएं नाम मात्र की रहेगी। समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो इस प्रकार से अपर्याप्त विवरण हमारे सामने प्रस्तुत होने पर भी हमारे पास कई विवरणों में कई त्रुटियां अशुद्धियां होने की संभावना बनी हुई रहती है। ये हमारी हुई पहले अपर्याप्त आंकड़े, प्रथम विवरण के स्रोतों का दूसरा स्रोत हो गया। आगे चलते हैं तीसरा स्रोत, प्रहसन स्रोत। प्रहसन स्रोत क्या है? हेडिंग डाले से विद्यार्थी नंबर 3, तीसरे स्रोत का नाम क्या है बच्चों? प्रहसन स्रोत। प्रहसन स्रोत, प्रहसन स्रोत क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस स्रोत में क्या बताया गया है? कहने का तात्पर्य कुल मिला के ये है कि जो ये प्रहसन जो स्रोत है बिना किसी जांच के, परिणाम के, आधार के, विधियों का प्रयोग किए बिना ही उसके बारे में परिणाम प्रस्तुत करने, गणन प्रक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, जो भी प्रक्रिया होगी, संगम में, द्वितीय, समांतर, माध्य, मध्यिका, बहुलक का प्रयोग किया जाएगा, उसके प्रयोग के किए बिना ही कह देता है कि सारे परिणाम इस प्रकार से होगा, तो गलती होने की संभावना बनी हुई रहती है। तो पहले सामान्य जानकारी प्राप्त कर इसमें क्या क्या है, तो लिखिए इसमें इस प्रकार के विवरण, इस प्रकार के विवरण स्वयं ही बिना किसी, इस प्रकार के विवरण स्वयं ही बिना किसी पक्षपात के उत्पन्न हो जाते हैं। पक्षपात यानी भेदभाव वाली भावना, पक्षपात के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। और उसे कारण बता रहा है क्यों उत्पन्न होते हैं, बिना किसी पक्षपात के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका कारण, इसका कारण गणन करना, गणना करने में गलती जाती है, गणना करना, आपके द्वारा गणना करने में गलती हो गई तो भी गलत हो जाएगी। मापन में, संख्याओं को जब आप माप रहे हो तो संख्याओं का मापन करते समय भी संख्याओं का गणना करना, संख्याओं का मापन करना, मापन करते समय भी आपसे गलती होने की संभावना होने रहती है। वर्णन करना, उनका वर्णन करना, और उन संख्याओं का, उन तथ्यों का क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना, यानी आप उनको जब बांट रहे हो तब भी आपसे पेपर होने की संभावना रहती है। या उन संख्याओं के, उन तथ्यों का करना बच्चों, उपसाधन करना, उनके बारे में बार बार एक्सपेरिमेंट करना। वह उपसाधन, आपके द्वारा बार बार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं उन तथ्यों के बारे में, तो भी गलतियां होने की संभावनाएं उपसाधन करना है। ये सभी कारण बता दिए गए। प्रहसन जो स्रोत है, इस स्रोत है स्वयं बिना किसी पक्षपात के कारण, बिना किसी भेदभाव के कारण अपने आप स्वतः उत्पन्न हो जाता है। यानी जब प्रकरणों के मध्य में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है, भेदभाव वाली भावना नहीं है, फिर भी उनके मध्य में पक्षपात, भेदभाव वाली भावना नहीं होने के कारण भी हमारे तथ्यों के अंतर्गत विभ्रम उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ी हुई रहती है। वो कब रहेगी? यदि प्रकटक के द्वारा गणना प्रक्रिया के अंतर्गत हो सकता है, मापन प्रक्रिया में हो सकता है, कि तथ्यों का वर्णन कर रहा है उस समय हो सकता है, उनका वर्गीकरण कर रहा है उस समय हो सकता है, उनका उपसाधन कर रहा है तो भी उपसाधन वाली क्रिया के अंतर्गत भी है हो सकता है। अब ये विवरण कई कारणों से उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं? तो देखिए, ये विवरण
ये विभ्रम निम्नलिखित कारणों के कारण ये विभ्रम निम्नलिखित कारणों के कारण उत्पन्न होते हैं। अब ये कौन कौन से कारण हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी, आगे अध्ययन करते हैं इस कारण के बारे में यहाँ पर। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना इसका एक बार, फिर जानते हैं कारणों के बारे में कौन कौन से कारण बताए गए हैं। ले लिया सभी विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत अच्छी बात है, ले लिया तो चलिए, नहीं लिया देख लो, मेरे साथ साथ देख लो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए कारणों का जानने कौन कौन से कारण बताए गए हैं। किस कारण से प्रहस्तन स्रोत या प्रहस्तन विभ्रम मार्ग उत्पन्न होते हैं, उसी के कारण बताए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो कारण के बारे में कौन कौन से कारण हैं। हम पहला कारण लिखिए, दोषपूर्ण। पहला कारण क्या है? दोषपूर्ण सन्निकटन के कारण संख्याएं, दोषपूर्ण सन्निकटन के कारण संख्याएं परिवर्तित हो जाती है। संख्याएं परिवर्तित हो जाएगी तो भी हमारे पास विभ्रम उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी हुई रहती है। पहला कारण ये हमारा हो गया। समझ आया? पहला कारण कि दोषपूर्ण सन्निकटन जब संख्याओं का कर दिया जाता है तो उसके कारण भी प्रहस्तन स्रोतों के अंतर प्रहस्तन स्रोत उत्पन्न या प्रहस्तन विभ्रम, मैंने स्रोत डाल दिया है विभ्रम बच्चों, प्रहस्तन विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा कारण क्या है? अनुचित भार तथ्यों का अनुचित भार, मतलब उसका अनुचित वेट कह सकते हैं मैं यहाँ पर, अनुचित भार व्यक्त कर देने के कारण, अनुचित भार यानी भाग, मान लो किसी तथ्य का उदाहरण के तौर पे ऐसे कह सकते हैं, जैसे कोई वस्तु हमारे पास 4 किलो 250 ग्राम की है और उस वस्तु का वेट आपने मान लो 5 किलो कह दिया तो भी गलत हो जाएगा आपके लिए मापन। 5 किलो का मापन लगभग 750 ग्राम का वेट का अंतर पड़ जाएगा यहाँ पर, और प्रत्येक संख्या में इतना डिफरेंस चला जाएगा तो आपका कौन सा प्रहस्तन विभ्रम उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गई बात बच्चों? दूसरा कारण ये हो गया तत्वों में अनुचित भार उत्पन्न होना। तीसरा कारण क्या बताया गया? तीसरा कारण लिखिए, तीसरा कारण बताया गया है गणन, मापन एवं वर्गीकरण की क्रिया, जो गणन की क्रिया, मापन क्रिया और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की जो क्रिया की जाती है, इन क्रियाओं का उपयोग करते समय यदि कोई दोष हो तो भी हमारे पास अशुद्धि होने की संभावनाएं बनी हुई रहती है। तो गणन, मापन, वर्गीकरण की क्रिया में दोष होने पर भी अशुद्धि हो जाती है। आपके द्वारा गलत प्रकार की गणना प्रक्रिया की जा रही है तो भी उस प्रकार के अशुद्धि या त्रुटि होने की संभावनाएं बनी हुई रहती है। ठीक है बच्चों, 3 कारण हो गए। चौथा कारण क्या बताया गया? चौथा कारण लिखिए कि गलत माध्यमों का उपयोग कर लेने के कारण। तो इसमें लिखिए मापन क्रिया में
मापन क्रिया में गलत माध्यों का उपयोग लेने के कारण भी विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, विभ्रम आ जाते हैं, छोटा हो जाएगा, विभ्रम आ जाता है। यानी आपने गलत माध्य का उपयोग कर लिया तो गलत माध्य का उपयोग होने के कारण भी आपकी संख्याओं में तथ्यों के अंदर विभ्रम होने की संभावनाएं बनी हुई रहती है। और अंतिम देखिए प्रतिशतों के प्रयोग में इसको साफ कर प्रतिशतों के प्रयोग में गलती हो जाने के कारण भी विभ्रम उत्पन्न हो सकते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ये 5 प्रकार के दोष बताए गए हैं सामान्य तौर पर जो प्रहसन विभ्रम के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हमारे 3 विभ्रम के स्रोतों में 3 स्रोतों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अंतिम जो विभ्रम बताया गया है हमारा है निर्वचन संबंधी विभ्रम। हेडिंग डाल ली, चतुर्थ विभ्रम हमारा नंबर 4 निर्वचन संबंधी विभ्रम। निर्वचन संबंधी विभ्रम में क्या बताया गया है, किस प्रकार से संख्याओं का जब निर्वचन किया जाता है अर्थात चयन किया जाता है तो उस समय भी हमारे सामने किस प्रकार के विभ्रम या समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें लिखिए मेरे साथ साथ संग्रहित समंकों के विश्लेषण के साथ साथ संग्रहित समंकों के विश्लेषण के साथ साथ जब उनका विश्लेषण किया जाता है तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, विश्लेषणों के साथ साथ या इसके पश्चात निष्कर्ष निकालते समय जब इसके ऊपर निष्कर्ष निकाला जाएंगे विश्लेषण के साथ साथ करते या विश्लेषण के पश्चात इनका मापन करते समय जो रिजल्ट निकालने करते समय अनुसंधानकर्ता को असावधानी उसके द्वारा असावधानी बरतकर अनुसंधानकर्ता के द्वारा या तो असावधानी बरती जाएगी या पक्षपात भेदभाव की भावना कहने का तात्पर्य है अनुसंधानकर्ता को असावधानी या पक्षपात व उसकी अनुभवहीनता के कारण
उसकी अनुभवहीनता, एक्सपीरियंस कहने का तात्पर्य है अनुभवहीनता के कारण अनेक प्रकार के विभ्रम, अनेक प्रकार के होते बच्चों, अनेक प्रकार के विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे निर्वचन संबंधी विभ्रम कहते हैं, जिसे निर्वचन संबंधी विभ्रम कहते हैं। अनुसंधानकर्ता के द्वारा सावधानी बरतना, पक्षपात करना, उसके अनुभवहीनता होना, इन सब तथ्य के कारण जो विभ्रम उत्पन्न होते हैं वे हमारे विभ्रम निर्वचन संबंधी विभ्रम कहलाते हैं। और यदि आपको इन सभी विभ्रमों को रोकना है तो आपको सांख्यिकी के तथ्यों के अनेक प्रकार के तथ्यों की आपको जांच कर लेनी आवश्यक है। यदि आप सांख्यिकी अनेक रीतियों का, तथ्यों का विस्तार पूर्वक उनका जांच कर लेते हो, मापन कर लेते हो, गणना प्रक्रिया सही प्रकार से कर लेते हो, तो आपके ये विभ्रम उत्पन्न होने की संभावनाएं नहीं रहती है। यानी अर्थात कहने का तात्पर्य विभ्रम समाप्त होने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बनी हुई रहती है। ये हमारे आज की क्लास के अंदर चारों बिंदुओं के बारे में हो चुका है, विभ्रम के स्रोत बताए गए। आगे आने वाली क्लास के अंदर हम नए बिंदु के बारे में या जो सांख्यिक विभ्रमों के जो टाइप्स बताए गए हैं, प्रकार बताए गए हैं कि सांख्यिक विभ्रम कितने प्रकार के होते हैं, उन इनके बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए तैयार रहना सभी विद्यार्थी आगे वाली क्लास के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, शेष पढ़ते हैं आगे वाली क्लास में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे क्लास में। स्क्रीनशॉट ले लेना सभी विद्यार्थी इसका एक बार, ताकि आपको ध्यान रहे इसका। ठीक।